वेलकम टू तरुण आईएएस। माय नेम इज रोहित कुमार। आज हम बात करेंगे 6 सितंबर 2022 की करंट अफेयर, जो कि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। ये करंट अफेयर हमारे यूपीएससी एग्ज़ाम और बाकी अन्य एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। खास करके जो 6 सितंबर का जो करंट अफेयर है, उसमें से सबसे एक प्रमुख जो करंट अफेयर है, ये है आपका धार्मिक नामों और प्रतीकों का इस्तेमाल करने वाले दलों पर उच्चतम न्यायालय ने चुनाव आयोग और सरकार को एक नोटिस जारी किया है। हम सभी को पता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, अर्थात कि सेकुलर कंट्री है। ऐसी स्थिति में भारत के अंदर में ही विन विन पार्टियों के द्वारा राजनीतिक दलों को एक धर्म के आधार पर उसका नामांकन करना, उसके पार्टी का नाम देना शायद गलत ही होगा। इसीलिए हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय, जिसे आप सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी पार्टी दल अगर धार्मिक नामों के आधार पर अपनी पार्टी का नाम रखता है तो ऐसे पार्टी की मान्यता रद्द कर देनी चाहिए। ये जो आप देख सकते हैं, ये करंट अफेयर हमारे जीएस सेकंड के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है तथा आप इंडियन पॉलिटी अर्थात भारतीय राज्यसभा के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताओं को भी रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए हम जानते हैं इसके बारे में जो कुछ प्रमुख घटनाएं हैं जो करंट अफेयर कहता है। सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि उस करंट अफेयर में ये कहा गया है कि हमारा जो देश का उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसने कहा कि आप अपने नामांकन, जिसको आप नेमिंग कहते हैं, वो धार्मिक प्रतीक या धर्मों के नामों का उपयोग करने वाले जितनी भी राजनीतिक दलों हैं, उनकी पंजीकरण को रद्द कर देनी चाहिए। रद्द करने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने की है क्योंकि इसके लिए बहुत सारे याचिका जारी किया गया था। आप सभी को पता है कि अगर आप अपने पार्टी का नाम, अपने राजनीतिक दल का नाम अगर आप किसी धर्म के आधार पर रखते हैं तो कहीं ना कहीं भारत की जो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है, भारत के अंदर में धर्मनिरपेक्षता के आधार पर भारत का आधारशिला स्थापित किया गया है, उसमें कहीं ना कहीं दरार आने की बात या फिर संभावना हो सकती है। क्योंकि हम सभी को पता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और हमारे भारत का संविधान का धर्मनिरपेक्षता जो है हमारे भारत के संविधान का एक मूल आधार है या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। उदाहरण के तौर पर कुछ राजनीतिक दल के यहाँ पर नाम दिए गए हैं, जैसे कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग अर्थात कहने का तात्पर्य ये हुआ कि भारत के अंदर, भारत तो भिन्न भिन्न प्रकार के धर्मों से सुसंगठित है। भारत में विश्व के सारे धर्म अब सारे धर्म जो है अस्थायी रूप से यहाँ पर है। ऐसी स्थिति में ये राजनीतिक दल किसी पर्टिकुलर धर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, खास करके मुस्लिम लीग, जैसे मुस्लिम लीग उस वक्त हुआ करता है। उसी प्रकार से यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM। अब ऐसे नाम मानो ऐसा लगता है कि सिर्फ मुस्लिम के लिए ही इस पार्टी, लेकिन भारत की जो आधारभूत संरचना, भारत की जो लोकतंत्र है, वो धर्म के बेस के आधार पर नहीं है। भारत की जो लोकतंत्र है वो एक तरीके से धर्म निरपेक्ष के आधार पर है और यही धर्मांध के कारण जो है 1947 में हमारा भारत एक बार ऑलरेडी 2 भागों में विभक्त हो चुका है। लेकिन अगर आप धर्म के नाम पर ही अगर बांटा जाए तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जैसे कि आपने यहां पर हिंदू एकता आंदोलन पार्टी, मानो ऐसा लगता है कि हिंदू को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक फ्रंट और सहजधारी सिख पार्टी। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से अपनी वर्डिक या कह सकते हैं कि ऑर्डर जारी किया है कि जितने भी ऐसे राजनीतिक दल हैं उनकी मान्यता, उनकी पंजीकरण को रद्द की जाए। ये मामला और घटना, अगर हम इसकी पिटीशंस की बात करें थोड़ा सा, तो आप देख सकते हैं कि इसे अपील किया गया था। अपील का कारण है कि हमारे यहाँ जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है, जिसको आप रिप्रेजेंटेटिव पीपल एक्ट कहते हैं 1951, उसका उल्लंघन हो रहा है। क्यों उल्लंघन हो रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारी जो डेमोक्रेटी, हमारी जो लोकतंत्र है, वो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत पर काम कर रही है और ये संविधान का एक मूल विशेषता है। तो धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत यहां पर उल्लंघन किए जा रहे हैं।
दूसरी पॉइंट ये है कि जो अभिराम सिंह बनाम सीडी कमडेंस के उच्चतम न्यायालय का मामला जो इससे संबंधित है कि किसी भी उम्मीदवार, ये कहता है कि किसी भी उम्मीदवार को धर्म या जाति या समुदाय या नस्ल या भाषा के आधार पर, या कह सकते हैं वोट देने की अपील या इन विशेषताओं के आधार पर किसी उम्मीदवार को वोट देने का परहेज करने की अपील करता है, अर्थात एक भ्रष्ट प्रथा होगी। आप सब देखेंगे, हालांकि मुझे इस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि भारत देश एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्रात्मक देश है और कहीं ना कहीं भारत की जो बुनियाद है धर्म के आधार पर स्थापित तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्रात्मक देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है और आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को, आप अपने प्रतिनिधि को एक समुदाय के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, नस्ल के आधार पर, भाषा के आधार पर अगर आप चुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं भारत के लोकतंत्र, भारत की जो धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत है उसका आप उल्लंघन कर रहे हैं। क्या महात्मा गांधी ने आप कह सकते हैं कि उन्होंने धर्म के आधार पर, इस आधार पर भारत की आजादी दिलाई, या भारत के ऐसे कितने महापुरुष हैं जिन्होंने भारत की आजादी धर्म और जाति और नस्ल के आधार पर करवाई थी? तो मुझे भी लगता है कि भारत का जो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, अपने आसपास की जो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, प्रतिनिधित्व होना चाहिए, वो किसी जाति, किसी समुदाय, किसी भाषा के आधार पर नहीं, जबकि एक भारत का सच्चा, एक तरीके से सच्चा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। तो ये था सुप्रीम कोर्ट का और हमें इस चीजों को फॉलो करना चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, हम सभी को पता है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री सुश्री हसीना भारत में 2-3 दिवसीय दौरे पर आई हैं और कहीं ना कहीं भारत और बांग्लादेश के बीच जो है बहुत सारी समझौता होने की चांसेस यहाँ पर देखा गया है। हसीना जो है दिल्ली पहुंचने पर पानी, बिजली, रक्षा समझौता की संभावना है, द हिंदू का रिपोर्ट है, और ये भारत और उसके पड़ोसी संबंध से संबंधित प्रश्न बन सकते हैं। GS सेकंड का ये प्रश्न बन सकता है। तो हम चर्चा करते हैं कि आखिर बांग्लादेश और भारत के बीच किस प्रकार की समझौता, किस प्रकार की बायलैटरल होने की संभावना है। सबसे पहली बात ये कि समाचार में ये कहा गया कि भारत और बांग्लादेश में आप सभी को पता है कि जल बंटवारे, संपर्क, रक्षा और व्यापार जैसे विविध क्षेत्रों को कवर करने के लिए कम से कम 7 समझौताओं पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद जताई जा रही है। अर्थात भारत और बांग्लादेश की बात जितने भी मुद्दे हैं, चाहे जल से संबंधित हो, संपर्क से संबंधित हो, रक्षा से संबंधित हो, व्यापार से संबंधित हो, उन सभी मुद्दों पर ये दोनों देश आपस में बात करेगा, समझौता करेगा। कुछ मुद्दों की बात यहां पर हम करेंगे। वार्ता के दौरान यह भी कहा गया कि जब वार्ता होगी इन दोनों देशों के बीच तो सुश्री हसीना ने पुष्टि की है कि वो अपनी वार्ता के दौरान नदी जल समझौता और रोहिंग्या शरणार्थियों को दो जो विवादास्पद मुद्दे को उठाएगी। आप सभी को पता है कि हमने कहा था, या फिर आपने बाकी के अन्य वीडियो में जाकर आप देखिए कि बांग्लादेश और भारत के समझौतों पर हमने काफी कुछ बातें की है। उसमें आप पता होगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच में 54th नदियां एक दूसरे से शेयर करती है। 54 ऐसी नदियां हैं जो शेयर करती है एक दूसरे को, और उसमें तीस्ता रिवर डिस्प्यूट भारत और बांग्लादेश के साथ चल रहा है। रोहिंग्यों का मुद्दा आप देख सकते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठी के रूप में असम, बिहार जैसे राज्यों में और दिल्ली जैसे राज्यों में काफी लोग हैं। तो यहां पर इस पर मुद्दे पर उठाएंगे आपका नदी जल समझौता और रोहिंग्या शरणार्थी को लेकर, है ना। तो हम इस पर चर्चा करेंगे कि ये जल विवाद क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। आप सबको पता है कि जैसा कि वार्ता में सुश्री हसीना कहती है कि भारत एक बहुत बड़ा राष्ट्र है। वास्तविक बात है, जाहिर सी बात है कि भारत बहुत बड़ा देश है और रोहिंग्या के लिए खास करके उनकी स्वदेश वापसी में वो मदद करेगा, है ना। और इसके लिए काफी कुछ कर सकता है भारत, तो ऑफकोर्स कर रहा है। भारत एक ऐसा देश है, उसने ऐसा कोई विशेष कदम नहीं उठाया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री विशेष रूप से लंबे समय में लंबित जो हमारा तीस्ता समझौता है, तीस्ता जो जल विवाद है, उस पर बोलने से इंकार कर दिया। हालांकि उन्होंने कहा कि दोनों देश कई तरह से सहयोग कर सकते हैं और सुझाव भी दिया जा सकता है। भारत बाढ़ को रोकने के साथ साथ नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए नदी तल की ड्रेजलिंग और डिस्टिलिंग के लिए भी लाइन ऑफ क्रेडिट पर विचार करेगा। वास्तविक रूप से भारत और
बांग्लादेश के जो जल विवाद हैं उस पर, उस मुद्दे पर भारत कदम उठाएगा। और हम सभी को पता है कि इसी तरीके के मुद्दों को समाप्त करने के लिए, डिस्प्यूट ना हो, भारत और बांग्लादेश के बीच में संयुक्त नदी आयोग की स्थापना की गई थी 1972 में, ताकि ये भारत और बांग्लादेश के बीच 54 नदियां एक दूसरे का है, 54 नदी, उस पर विवाद उत्पन्न न हो भविष्य में। तो इस पर बात करेंगे। और भी इससे संबंधित बातें हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि तेजी से बढ़ रही अर्थव्यवस्था की बात की जाए। ऑफ कोर्स हम सभी को पता है कि एशिया का सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा हमारा पार्टनर अगर है तो बांग्लादेश और भारत है। हम आयात निर्यात काफी करते हैं और इसमें यह भी देखा गया है कि जिस समझौतों की योजना बनाई जा रही है उनमें असम के पास जो कुशियारा नदी है ना, वहां पर भी एक समझौता होगा। हमने ये भी पढ़ा था संयुक्त नदी आयोग जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी, उसकी बैठक में कुशियारा नदी की समझौता का अंतिम रूप दिया जाएगा। आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि कुशियारा नदी का संबंध किस देश से है? भारत म्यांमार, भारत चाइना, है ना, भारत नेपाल। तो कुशियारा नदी भारत और बांग्लादेश से संबंध रखता है। यहीं पर अगर बात किया जाए कि यह सीमा पर नदियों का प्रदूषण की कमी जैसे सहयोग पर विस्तार करेगा। नदियों में प्रदूषण जो हो रहा है उसको कम किया जाएगा। भारत बांग्लादेश के साथ वास्तविक समय में बाढ़ के आंकड़े साझा कर रहा है जिसकी अवधि अब और बढ़ा दी गई है। हाँ, क्योंकि भाई अगर नदी एक दूसरे से शेयर करता है अगर भारत और बांग्लादेश के बीच में, तो बाढ़ जैसी संभावनाएं उत्पन्न होती है। तो दोनों पड़ोसी मुल्क होने के नाते दोनों का एक दायित्व तो बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई नदी से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं एक दूसरे को, है ना, ट्रांसफर किया जाए। तो ये बातें हैं। और हम सभी को पता है कि तीस्ता इज बांग्लादेश की 4th लार्जेस्ट ट्रांस बाउंड्री रिवर है इरिगेशन और फिशिंग का। और ये जो है आप समझ सकते हैं ये डिस्प्यूट को लेकर काफी चल रहा है। हालांकि तीस्ता से संबंधित और भी अगर हम बातें कर ले थोड़ा सा, तो ये भी कह सकते हैं कि तीस्ता जो है कैचमेंट, तीस्ता 17% बांग्लादेश में और 83% भारत के अंदर में है। और काफी इसका ये है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आप देख लीजिए और क्या होने वाला है भारत और बांग्लादेश के बीच के संबंधों को मजबूत करने के लिए। चटगांव हिल ट्रैक्ट्स, ये आप देख सकते हैं। चटगांव हिल ट्रैक्ट्स में क्या है कि वहां पर चकमा समुदाय के लोग रहते हैं। तो चकमा समुदाय के जो संगठन के बीच में एक गठबंधन के लिए कहा गया, जिसमें बांग्लादेश के चटगांव पहाड़ी इलाके को शांति का क्षेत्र घोषित करने के लिए कहा गया है, अर्थात पीस एरिया घोषित करने के लिए कहा जाए। हालांकि चटगांव हिल ट्रैक्ट्स जो समझौते पर 2 दिसंबर 1997 को हस्ताक्षर किया जाता है। प्रीलिम्स का सवाल बन सकता है कि चटगांव हिल्स ट्रैक्ट्स जो है इस पर हस्ताक्षर कब किया गया और कहां में है? 2 दिसंबर 1997 में है। 3 पहाड़ी जिला परिषद बंदरबन, आपका खगराची और रंगमती का कानून व्यवस्था और पर्यवेक्षण के लिए भी किया गया। तो बांग्लादेश सेना शिविर भी यहां बनाए गए। तो बहुत सारी समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच में होने वाली है जो हमारे एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे राष्ट्र के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए बात करते हैं अगले न्यूज पर। आप सभी को पता है अगला जो है बड़ा स्पेशल है और अर्थव्यवस्था से संबंधित है। भारत के हितों और भारतीय प्रवासी पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियों और राजनीतिक के प्रभाव जो हैं हमारे GS 3 में जो दिए गए हैं उससे संबंधित हम बात कर सकते हैं। तो एक चिंता जताई जा रही है कि बढ़ते जीवन यापन संकट के कारण यूरोप मंदी की ओर जा रहा है। द हिंदू का न्यूज है। मंदी का तात्पर्य जानते हैं कि मंदी क्या होता है? मंदी का मतलब होता है जिसे आप अंग्रेजी में रिसेशन कहते हैं, कि अर्थव्यवस्था के किसी एक क्षेत्र में कम खरीदारी मंदी कहलाता है। लेकिन मंदी और महामंदी दोनों के बीच में अंतर है। एक रिसेशन होता है, एक डिप्रेशन होता है। डिप्रेशन बहुत ही खतरनाक है, जैसे कि 1928-29 के दौरान ग्रेट डिप्रेशन आया था, 2008 और 9 के दौरान डिप्रेशन आया था। तो ये महामंदी है जो कि अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र में कम खरीदारी होती है, अर्थव्यवस्था में पैसे की कमी हो जाती है, तो वहां पर हम महामंदी कहते हैं। लेकिन मंदी सिर्फ ये होता है कि अर्थव्यवस्था के किसी एक क्षेत्र में कम खरीदारी हो रही है। हालांकि अर्थव्यवस्था में पैसे हैं, परचेजिंग पावर, लोग खरीदना नहीं चाहते। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पॉलिसी हो सकता है, अंतरराष्ट्रीय युद्ध हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर ये चीजें इसमें देखी गई है। रिसेशन के दौरान में कहा गया है कि जो
यूरो क्षेत्र है, यूरोपियन क्षेत्र है, लगभग निश्चित रूप से एक मंदी में प्रवेश कर रहा है, अर्थात मंदी के दौर से गुजरने वाला है। ये पहला एक सर्वेक्षण कहता है। जिस प्रकार से वहां का जीवन यापन संकट और एक निराशा दृष्टिकोण प्रदर्शित कर रही है, तो मानो ऐसा लगता है कि मंदी आने वाला है, क्योंकि वहां की जो उपभोक्ता है खर्च करने में काफी सावधानी बरत रहे। मैंने कहा ना कि मंदी का तात्पर्य क्या होता है। मंदी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था की किसी एक क्षेत्र में कम खरीदारी, लोग खरीदना कम चाह रहे हैं। हालांकि उनके पास पैसे हैं, लेकिन पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, पैसे को आप मार्केट में लगाना नहीं चाहते हैं। तो मंदी के दौर से, तो ये इंडिकेशन करता है, एक तरीके से निरूपित करता है कि बाजार जो है या क्षेत्र जो है मंदी के दौर से गुजर रहा है। प्रवृत्ति क्या है इसमें, प्रवृत्ति के बारे में हम बात करते हैं कि आखिर किस प्रकार की प्रवृत्ति कैसी है जो मंदी को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रवृत्ति है कि जबकि कीमतों के दबाव में कुल कमी आई है, मार्केट में कीमत जो है, प्राइस कम है, प्राइस का जो प्रेशर है, वस्तु का मूल्य जो है वो कम है, लेकिन सर्वेक्षण के अनुसार कहा जा रहा है कि वो उच्च बने रहे और यूरोपीय सेंट्रल बैंक द्वारा दबाव में है, क्योंकि मुद्रास्फीति अपने 2% लक्ष्य से 4 गुना अधिक हो गई। मुद्रास्फीति को, इन्फ्लेशन को 2% तक ही रहना था, लेकिन ये मुद्रास्फीति यूरोप के अंदर में रिकॉर्ड 9.1% तक पहुंच गया। अब जब मुद्रास्फीति बढ़ेगा तो लोग खरीदना कम चाहेंगे, खरीदना कम चाहेंगे, तात्पर्य जब लोग खरीदना ही कम चाहेंगे तो प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, प्रोडक्शन कोई करेगा नहीं। परिणाम ये होगा कि मजदूर निकाले जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट घट जाएगा और देश राष्ट्र मंदी के दौर से गुजरेगा। तो अर्थव्यवस्था में मंदी प्रवेश करती है तो ब्याज दर क्या हो जाता है, आक्रामक रूप से बढ़ने की संभावना का सामना करता है। ये प्रश्न बन सकता है अर्थव्यवस्था के अंदर में कि मंदी में प्रवेश करती है तो ब्याज दर आक्रामक रूप से बढ़ने की संभावना का सामना करना पड़ता है। उधारी लागत में वृद्धि हो से कर्जदार उपभोक्ताओं की परेशानी और बढ़ जाती है। तो ये प्रमुखता है, ये मंदी से संबंधित प्रश्न बन सकता है, आप कोट्स कर सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, अब एक सबसे प्रमुख है, लास्ट हम इस पर चर्चा करते हैं। आपका 2011 में निवारक निरोध बढ़ा, अर्थात निवारक निरोध कानून भी है। अब आप फंडामेंटल राइट्स भी पढ़ेंगे तो आर्टिकल 22 में निवारक निरोध से संबंधित आपके अनुच्छेद दिए हुए। द हिंदू का है 2011 का, और ये शासन, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पहलू पर बात करता है, अर्थात GS2 के सवाल इसमें बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्या कहता है ये, हम रिपोर्ट देख लेते हैं। ये रिपोर्ट एक्चुअली आप रिपोर्ट जो है NCRB का रिपोर्ट होगा, है ना। तो कहता है कि जो हमारा नेशनल क्राइम जो रिपोर्ट ब्यूरो है उसके अनुसार ये कहा गया है कि 2021 में जो निवारक निरोध, जिसको आप डिटेंशन कहते हैं, डिटेंशंस में 2020 के तुलना में, अगर हम 2020 की बात करें, उसके तुलना में 23.7% से अधिक वृद्धि हुआ है। अर्थात अधिक लोगों को आपको निवारक निरोध के तहत उसमें वृद्धि की गई है। पहले 2020 की तुलना में 23.7 से अधिक वृद्धि हुआ है, मतलब अधिक लोगों को निवारक निरोधक कानून के तहत लाया गया है। मुख्य विशेषता में देख लीजिए, कहा गया है कि 483 राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत, जो राष्ट्रीय सुरक्षा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है उसके तहत, जिनमें से लगभग आधे 241 या को हिरासत में थे या अभी तक 2021 के अंत तक उसको नजरबंद किया गया था। नजरबंद का मतलब ये होता है कि वो ऐसे व्यक्ति होते हैं, शायद वो अगर बाहर रहें तो समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, देश के लिए वो खतरा बन सकता है। आप जो कन्विक्शन की बात करेंगे, प्रोटेक्शन कन्विक्शन की बात करेंगे, डिटेंशंस की बात करते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशंस होता है, पुनिटिव डिटेंशंस होता है। तो इस तरीके के निवारक कानून की बात करें तो वैसा व्यक्ति, अब मान लिया कोई आतंकवादी है, अब आतंकवादी है तो मुझे पता है कि ये आतंकवादी जो है कभी भी देश के लिए खतरा है, तो ऐसे आतंकवादी को बाहर घूमना ठीक है क्या? नहीं है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को क्या किया जाता है? जेल में बंद कर दिया जाता है। या कोई ऐसा नेता है जो बहुत भड़काऊ भाषण देता है, तो सोसाइटी, समाज, कौम के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर भड़काने का काम करता है, वैसे व्यक्ति को निवारक अधिनियम निरोध के तहत उसको जेल में बंद कर दिया जाता है।
तो 483 ऐसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत जो है 483 लोग को नजरबंद किया गया था 2021 के अंत तक। लेकिन हिरासत में जो लिए गए जितने भी व्यक्ति थे, जिनको हिरासत में लिया गया था, उन सभी व्यक्तियों की संख्या 2017 से बढ़कर 2020 में करीब 8,900-405 हो गई, 89,405 हो गई, 89,405 हो गई। हिरासत में लिए गए व्यक्तियों की संख्या 2017 से लेकर 2020 के तक में 89,405 हो गई। ये राष्ट्रीय, हमारा जो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत जो है लोगों को नजरबंद किया जाता है, लोगों को आप कह सकते हैं उसको गिरफ्तार किया जाता है, लोगों को ऐसे स्थान पर बंद करके रखा जाता है ताकि वो उसको देश के लिए उससे खतरा न हो। तो ये जो है एक तरीके से बहुत ही दुखद बात है, कह सकते हैं। 2017 में 501 हुआ करता था, डिटेंशन किया गया, जिसमें 229 लोगों को रखा गया, आपको रिलीज कर दिया गया। 2018 में उस 697 लोगों को पकड़ा गया, 568 को रिलीज कर दिया गया। वैसे ही आप देख सकते हैं कि 2019 में 279 को पकड़ा गया और 741, उसी प्रकार से आप 2020 में आप 741 को पकड़ा गया और 410 को रखा गया। तो ये दिन पर दिन जो है डेटा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत पिछले 5 सालों में ये बढ़ती जा रही है ना, ये बढ़ती जा रही है। हिरासत में लिए गए व्यक्तियों की संख्या 2017 से बढ़कर 2020 में 89,405 हो गई। तो ये जो था हमारा बहुत ही प्रमुख था। एक थोड़ा सा मैं जान देता हूं कि आखिर निवारक कानून क्या है, प्रावधान क्या है, इसके बारे में, नजरबंदी क्यों होता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान ले। मैं बता दूं आपको कि जो ये हमारा नजरबंद की प्रक्रिया है, जो डिटेंशन है, वो दंड प्रक्रिया संहिता, जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, क्रिमिनल CPRC का नाम आपने सुना होगा, तो दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 151 में ये बात कही गई है। तो याद रखिएगा कि जो CRPC जो है उसका धारा 151 में इसकी बात की गई है, डिटेंशन की बात की गई है, और उसके अनुसार जो है पुलिस को निवारक गिरफ्तारी करने का अधिकार दिया गया है। वो व्यक्ति जो है, अगर किसी व्यक्ति पर शक है कि ये व्यक्ति सोसाइटी, समाज के लिए खतरनाक बन सकता है, पुलिस CPRC अर्थात दंड प्रक्रिया संहिता के धारा 151 के तहत ये पुलिस जो है निवारक गिरफ्तारी करने के लिए अधिकार उसको दिया गया है। लेकिन यदि उनका मानना है कि उन्हें किसी भी संज्ञेय अपराध को होने से रोकने के लिए ऐसा करना चाहिए, अगर उनको ये लगता है कि अपराध हो जाएगा फ्यूचर में, तो इससे पहले इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर देना चाहिए। तो ये आपका दंड प्रक्रिया संहिता धारा 151 के तहत इसको गिरफ्तार कर सकता है। लेकिन यदि आवश्यकता हो तो इस संहिता या किसी अन्य कानून के किसी भी अन्य प्रावधान के तहत इस हिरासत को 24 घंटे से आगे भी बढ़ाया जाता है। कोई व्यक्ति, आप सभी को पता है कि गिरफ्तार करने के बाद 24 से 24 घंटे के अंदर जो है उसको कोर्ट में उसको पेश किया जाता है। लेकिन अगर लगता है कि भाई यदि आवश्यकता पड़े कि इस संहिता या इस किसी भी मतलब अन्य कानून के तहत, किसी अन्य प्रावधानों के तहत इसको हिरासत को 24 घंटे से आगे बढ़ाया जाए, तो ये हमें ताकत, ये CPRC जो है हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, ये 151 में निवारक से संबंधित कानून के लिए पुलिसों को ताकत देता है। तो ये था आज का सबसे प्रमुख द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया जो न्यूज, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल पर बने रहें इसी प्रकार से, और हम जल्द ही लाने जा रहे हैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से संबंधित न्यूज, और उस न्यूज से संबंधित क्यूज लाने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। रोज हम 10-10 क्विज जो है इस प्लेटफॉर्म पर आकर हम सॉल्व करेंगे, जो कि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से संबंधित होगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आपके एग्जाम में ये काफ़ी मदद होने वाली है। सो थैंक यू वेरी मच।